सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10th में पाठ 5 के शेष पहेलियों का अर्थ और उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो अब आपको नवी पहेली का अर्थ हम पिछले लेक्चर में अनबे बता दिया था। अब उसका भाव समझिए, यानी उस पहेली का अपन अर्थ समझेंगे कि उसका क्या अर्थ हो रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें ये स्वपदोत्तर पहेली नहीं है, स्वपदोत्तर है और इसमें भी अलंकार की दृष्टि से एक विशेष अर्थ की प्रतीति यहाँ हो रही है कि वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के आगे भाग पर वासी रहता हूँ, पेड़ के आखिरी भाग पे रहता हूँ, लेकिन पक्षी राज गरुड़े नैस्ति न चे पक्षी राज गरुड़े, अर्थात लेकिन पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पेड़ की आखिरी चोटी पे कौन सा पक्षी रहता है? गरुड़ पक्षी रहता है। तो वृक्षाग्रवासी पेड़ के आगे वाले भाग पर निवास करता हूँ, लेकिन पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्र धारण किए हुए हूँ, यानी मेरे तीन नेत्र हैं, लेकिन न शूल पाणी अर्थात शिव नैस्मि, लेकिन मैं शंकर नहीं हूँ। तीन नेत्र किसके हैं? भगवान शंकर के हैं। तो त्रिनेत्रधारी च और तीन नेत्र धारण किए हुए हूँ, शूल पाणी शिव नैस्मि, लेकिन भगवान शंकर नहीं हूँ। जलम च बिभ्रन, जल से भरा हुआ घट है, घड़ा रूपी मेघ अस्मि, घड़ा रूपी हूँ लेकिन मेघ न अस्मि, लेकिन बादल नहीं हूँ। घटे रूपी मेघ न अस्मि, जल से भरा हुआ घड़ा हूँ लेकिन मेघ न अस्मि, लेकिन मैं बादल नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी च और छाल के वस्त्र धारण किए हुए हूँ, सिद्ध योगी न च, लेकिन ये कोई एक सन्यासी पुरुष नहीं हूँ। तो बताइए क्या है? नारी केल फलम आएगा इसका उत्तर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? नारी केल फलम अर्थात नारियल। ये नारियल का जो फल है, ये देखो वृक्ष के सबसे आखिरी भाग पे लगता लंबा ताड़ के समान वृक्ष होता है और त्रिनेत्र नारियल को अपन फोड़ेंगे तो उसमें तीन आंख के नुमे की आकृति इसमें दिखाई देती है शंकर की तरह, लेकिन वो शंकर के समान नहीं होता है। कच्चे नारियल को हम फोड़ते हैं, जल से पूरा भरा हुआ होता है और उसको पक जाने पर एक छाल को हम खींच कर उसको अंदर का भाग निकालते हैं, तो वो तब वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण किए हुए लेकिन सन्यासी नहीं है, अर्थात वो यह नारिकेल फलम। इस पहेली का उत्तर होगा नारिकेल फलम अर्थात नारियल। समझ गए? अब आती है लास्ट वाली कि नंदामि मेघान गगने अवलोके। 10वीं जो पहेली है, नंदामि मेघान गगने अवलोके, नंदामि मेघान गगने अवलोके नृत्यामि गायामि, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टे, ना अहम कविज्ञ, ना अहम कविज्ञ कृषिज्ञ, कविज्ञ नहीं है कृषिज्ञ है ये, ना अहम कृषिज्ञ पति को अपि, ना अहम पति को अपि ना अहम वदन्तु विज्ञा मम नाम धेयम, वदन्तु विज्ञा मम नाम धेयम। वदन्तु विज्ञा मम
नाम ध्येयम कि नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टे नाम कृसिज्ञे पथिकोपि नाहं वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम। अब देखो कि इसमें संधि गगने अवलोक्य, इसमें गगने धन अवलोक्य, यहां पर ये ए आ गया, उसके बाद ए आ रहा है तो ये पूर्ण रूप संधि है। ये जो ए है इस ए में मिल जाएगा और जहां से आएगा यहां अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाएगा। अवग्रह एक एस के आकार का चिन्ह होता है वो लगा देते हैं। ये ए जो है ए में मिल जाता है, पहले वाले वर्ण में मिल जाता है, पूर्ण रूप संधि हो जाती है। और जहां से उठकर आता है अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, वो पूर्ण रूप संधि कहलाती है। तो पूर्ण रूप संधि का उदाहरण है। ऐसे ही पथिकोपि, ये जो पथिकोपि है इसमें पथिक है धन अपि, तो यहां विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे तो हो जाएगा, यानी इसमें उत्तर विसर्ग का पहला नियम लगेगा और ये जो है इसके स्थान पे अवग्रह कर देंगे। अगर यहाँ व्यंजन आता तो अवग्रह नहीं होता, वो उत्तर विसर्ग के दूसरे नियम से सिद्ध होती। तो ये उत्तर विसर्ग संधि है और उत्तर विसर्ग में नियम फर्स्ट से हो रही है। ऐसे ही वदन्तु विज्ञा नाम ध्येयम है, इसमें दो ही संधियां नाहम, इसमें दीर्घ है न प्लस अहम, इसमें ए है, यहाँ भी ए है, दीर्घ हो गया आ, तो ये दीर्घ संधि हो गई। कौन सी हुई? दीर्घ संधि। समझ गए? अब इसका अन्वय करते हैं अपन। ये संधि पत्ते मिले हुए कि गगने मेघान अवलोक्य, गगने मेघान अवलोक्य गगने मेघान अवलोक्य अहम नंदामि नंदामि नृत्यामि गायामि नंदामि नृत्यामि गायामि तुष्टे च तुष्टे च भवामि। न एम कृसिज्ञ, न अहम दीर्घ हो जाएगा ना, इसमें अलग निकले, न अहम कृसिज्ञ, न अहम कृसिज्ञ, न कृसिज्ञ अहम पथिक, अहम पथिक अपि न, और विज्ञा मम नाम ध्येयम वदन्तु, यह है ना विज्ञा मम नाम ध्येयम वदन्तु, मम वदन्तु। अब देखो अर्थ इसका कि गगने मेघान अवलोक्य अहम नंदामि नृत्यामि गायामि तुष्टे च भवामि न एम कृसिज्ञ अहम पथिकेऽपि न विज्ञा मम नाम ध्येयम वदन्तु। कि गगने यानी आकाश में मेघान अवलोक्य बादलों को देख करके अहम नंदामि मैं प्रसन्नचित होता हूँ, खुश होता हूँ, नृत्यामि नाचता हूँ, गायामि गाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, तुष्टे च भवामि और मैं बहुत अधिक संतुष्ट होता हूँ। नैम कृषिज्ञ मैं कोई कृषि का जानकार नहीं हूँ, मतलब कृषि का ज्ञाता भी नहीं हूँ। अहम पथिकेऽपि न नहीं कोई एक राहगीर भी हूँ, अर्थात किसी का रास्ता बताने वाला भी नहीं हूँ। विज्ञा समझो मम नाम ध्येयम वदन्तु और मेरा नाम बोलो, समझो और मेरा नाम बोलो। बताइए इस पहले का अर्थ क्या हुआ? इसके अंदर है क्या ये स्वपदोत्तर है क्या? नहीं, ये भी स्वपदोत्तर है। इसमें भी इसके अर्थ के अनुसार एक विशेष अर्थ की प्रधानता यहाँ होगी और वो अर्थ इसका आएगा। तो आकाश में बादलों को देखकर कौन नाचता है? तो बरसात के समय में जब आकाश में बादल होते हैं तो एक पक्षी विशेष है जिसका नाम है, जिसको नेशनल बर्ड भी बोलते हैं, अर्थात नेशनल बर्ड कौन है? मोर।
बहुत ही आनंदित होता है, पंख फैलाकर नाचता है, पीहू पीहू की आवाज़ में वो गाता भी है, बहुत अधिक आनंदित होता है। और बरसात आने से पहले बहुत बुरी आवाज़ में बोलता है, तो इससे किसान ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज मयूर बोल रहा है तो बरसात आएगी, इसलिए वो कृषि का ज्ञाता भी नहीं है। और किसी राहगीर को अर्थात कोई अगर अपशकुन होते तो भी वो अपनी आवाज़ अलग ही निकालता है रास्ते में, भाई आज इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, आज अपशकुन हो रहा है, तो वो भी एक बुरी आवाज़ निकलता है। वो राहगीर भी नहीं है, विज्ञ समझो और मेरा नाम बोलो, अर्थात इसका नाम है मयूर है। इस पहले का उत्तर हो गया मयूर है। मयूर है अर्थात मोर। कौन है? मोर। समझ गए? ये अपनी 10 पहेलियां आपके सामने स्पष्ट रूप से मैंने स्पष्ट कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई अर्थ में दिक्कत हो, पहले बात तो इसमें कोई विशेष प्रधानता नहीं थी, कुछ पहेलियां थी उनको मैंने विस्तारित रूप से ढंग से समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई अर्थ में दिक्कत लगे तो जब भी विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो, आप वापस दोबारा से उसका समाधान कर सकते हैं। हम आपके लिए सहर्ष तैयार हैं। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। शायद आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। तो ये 2 पहेलियां भी आपको हिंदी भावार्थ में करनी है नोटबुक में। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। तो सभी अपने पेंसिल रबड़ निकाल लो, उससे आपको प्रश्न उत्तर लगाने हैं। अब देखो प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर हल। सबसे पहले इसमें देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो हम पिछले पार्टों में जिस पैटर्न से हम करते आए थे उसी पैटर्न से उसी प्रकार से हमें इनमें भी करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उनका आंसर यही दिया हुआ होता है। जैसे पहला भाई कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी कस्मात जायते, ये प्रश्न है इसमें। अब अपन ने प्रश्न पढ़ा था पहले में, तो 4 ऑप्शन इसमें हैं। कस्तूरी कस्मात जायते, मृगयात, मार्गात, मृगात या मृगात मार्गात, दोनों दे रखे ऑप्शन। तो इसमें ई इसका आंसर आएगा। लघु जो ई है इसमें इसका आंसर ये होगा ई, अर्थात मृगात। हिरण से, किससे? हिरण से, मृगात हिरण से। इसके बाद देखो भोजनान्ते किम पेयम, क्वेश्चन नंबर 2 में है भोजनान्ते किम पेयम। भोजनान्ते किम पेयम। अब इसमें आया था 4 ऑप्शन है, तक्रम, नक्रम, सक्रम और वक्रम। तक्रम यानी छाछ, नक्रम, सक्रम और वक्रम। तो इसमें भोजन के में क्या पीना चाहिए? छाछ ही तो पीनी चाहिए ना। तो तक्रम जो शब्द है वो ए में है, उत्तर में आ जाएगा तक्रम। तक्रम। इसके बाद है भा कस्य सारम अस्ति, भा कस्य सारम अस्ति यानी भा जो पहले पढ़े थे रवे कवे समरसे सारम किमस्ति उसमें से हैं। तो भा यानी होता है सूर्य, भास्कर का सार क्या है? कांति। किसका सार है? सूर्य का ही तो था। तो रवे कवे समरसे, रवे कवे समरसे से दोनों आ रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा रवे, सूर्य का ही तो है। तो भा कस्य सारम अस्ति, कस्य सारम अस्ति
ये किसका सार है? तो आंसर में आ जाएगा रवेह, सूर्य का। किसका सार है? सूर्य का। सीमंत नीसु का शांता, चौथे में है सीमंत नीसु का शांता। ये देखो, यानी नारियों में श्रेष्ठ कौन थी? तो वहां सी और ता से आंसर आया था। पहले में सीता ही तो थी, अब सीता कौन से में? इसमें शांता, सीता, शिशुता अथवा शिशु का था, तो इसमें सीता है। इसका आंसर ऑप्शन में आ दे रखा है और आ में आएगा इसमें सीता। भाई नारियों में श्रेष्ठ कौन है? सीता ही तो है। त्वं दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति। पांचवा प्रश्न जो है, त्वं दास्यसि इत्यस्य, त्वं दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति। इत्यस्य अर्थो अस्ति। हेलो, इत्यस्य अर्थो अस्ति। त्वं वितरिष्यसि अथवा त्वं दास्यसि अथवा ए आ इत्युभयद्वयम् अथवा कस्मित अन्य एक अर्थ है। तो इसके दो अर्थ आए से, इसमें आएगा अब से। एक तो आएगा कि त्वं वितरिष्यसि, यानी तुम दोगी, वितरिष्यसि अर्थात वो नायक जो है नायिका से कह रहा था भाई तुम जल पिलाओगी तो पीऊंगा। और अगर तुम दास्यसि, त्वं दासी असी, तो मैं जल नहीं पीऊंगा। तो ये इसमें आ रहा है से में। तो ए आ दोनों सही है, इसका ए भी सही है और आ भी सही है, दोनों अर्थ इसके सही हैं। दासी प्लस असी, दास्यसि इत्यत्र संधि अस्ति। ये छठे प्रश्न में आपको संधि में स्पष्ट भी करवाया था। दासी प्लस असी इत्यत्र संधि अस्ति। यहां संधि है, तो यहां देखो यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। इकवण आ रहा है, ई का ये हो जाएगा आगे स्वर आने से, तो दास्यसि यण संधि हो गई। सातवां जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि नेच्छामि, नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। इसका संधि विच्छेद है। तो नेच्छामि का आपको स्पष्ट किया था, न प्लस इच्छामि, न प्लस इच्छामि, और इसमें संधि आ रही है यण संधि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किमस्ति, यानी जो दृष्ट्वा प्रश्न है, पद है, दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किमस्ति। इत्यस्य व्याकरणम किमस्ति, यानी इसकी व्याकरण क्या है। अब व्याकरण में इसका क्या पूछ रहा है, मतलब प्रत्यय पूछ रहा है इसमें। भाई इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय क्या है इसका? तो इसमें दृश्य प्लस कत्वा या दृश्य प्लस कत्वा अथवा दृष्ट प्लस कत्वा या दृश्य प्लस इष्टवा। तो इसका सही प्रकृति प्रत्यय इसमें ए में दे रखा है, इसमें ए ऑप्शन में कि दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वा। तो इसमें कत्वा प्रत्यय और दृश्य धातु है। तो ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस तरह आपको हल करने हैं। इसके बाद आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। कौन से आते हैं? लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब देखो इसके बाद आते हैं लघुत्तरात्मक। ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर हमें पहले में से लिखना है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है करीणाम कुलम को हंति। क्वेश्चन नंबर 1,
करीणाम कुलम कोहंती। करीणाम कुलम कोहंती। अब बताओ हाथियों के समूह को कौन मारता है? अपन पहले में पढ़े भी थे, हाथियों के समूह को कौन मारता है? करीणाम कुलम सिंह ही तो आया था उसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसी में से करीणाम। यहाँ को आया ना, इसको रेखांकित कर देंगे। करीणाम कुलम सिंह हंती। करीणाम कुलम सिंह हंती। इसके बाद दूसरा कति इतय। क्वेश्चन नंबर 2 में है कति इतय। कति इतय इति त्रयस्य नामो लेखम कुर्वतु। इति त्रयस्य नामोल्लेखम कुरुत। कि इतियां, इति कितनी होती है? किन्हीं 3 इतियों के नाम लिखो। इतियां कितनी होती है? किन्हीं 3 इतियों के नाम लिखो। तो उत्तर में आ जाएगा त्रीणि। तीसरा इति है, तीसरा इति है। पहली है अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि। इस प्रकार मुख्य रूप से 3 ही होती है। वैसे तो कई इतियां होती है, लेकिन ये मुख्य रूप से अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि, ये 3 इतियां होती है। समरस्य सारम किमस्ति। समरस्य सारम किम अस्ति। ये प्रश्न पूछ रहा है। समर बोलते हैं युद्ध को, भाई युद्ध का सार क्या है? तो उसमें आया था रथी अर्थात वीरित्व है, तो इसमें ये किम शब्द है उसको स्थान पे आ जाएगा उत्तरात्मक में। समरस्य सारम रथी अस्ति। युद्ध का सार योद्धा है, वीर है। पिबाम्यहम् इत्यस्मिन् कै संधि। पिबाम्यहम् इत्यस्मिन् कै संधि। पिबाम्यहम्, इसमें कौन सी संधि है? ये आपको देखो जब लेसन पढ़ाया गया था, आपको पहेलियां पढ़ाई गई थी, उस समय भी स्पष्ट की गई थी भाई इसमें ये प्रयुक्त संधि है। पिबाम्यहम् में देखो इसमें यण संधि हो रही है, पिबामी, यहां से इक्वण आ जाएगा धन्य अहम। पिबामी धन अहम, और संधि का नाम आ जाएगा यण संधि। पिबामी धन अहम और यण संधि इसमें प्रयुक्त है। यानी यहां जो इक वर्ण आ रहा है, इस ई का य हो रहा है आगे इस बिंद स्वर आने के कारण। द्रोणे हर्षम उपागत है। अत्र द्रोण शब्द से अर्धम किमस्ति। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, द्रोण है हर्षम
मुपागत है। ये वाक्य अत्र द्रोण शब्द से, अत्र द्रोण शब्द से अर्थद्वयम स्पष्टम कुरत। अब आपको ये पहले पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि एक अर्थ से तो यहाँ द्रोण का द्रोणाचार्य आएगा और दूसरे अर्थ से यहाँ श्लेष अलंकार के कारण वहां द्रोण शब्द का अर्थ कौवे से निकला था। किससे निकला था? कौवे से। तो पहला अर्थ लिख देंगे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य है, पहला अर्थ ये आ गया। दूसरा अर्थ है काक विशेष है, अर्थात सौभक्षक, सौभक्षक काक विशेष है। ये यहां दो अर्थ आगे, गुरु द्रोणाचार्य और सौभक्षक है, काक विशेष है। ठीक है। कम बलवंतम न बाधते शीतम। छठे प्रश्न में कह रहा है कि कम बलवंतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम। न बाधते शीतम। किस कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी भी पीड़ित नहीं कर सकती है। अर्थात इसमें इसका उत्तर था पहली में, पहले और से आगे सब मिले कंबलवंतम, तो उत्तर में जाएगा इसमें से कंबलवंतम, कंबलवंतम न बाधते शीतम, न बाधते शीतम। कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी भी पीड़ित नहीं कर सकती है। कम संजगान कृष्ण, सातवां जो प्रश्न उसमें है कम संजगान कृष्ण। कम संजगान कृष्ण, कम यानी किसने, किसको, संजगान कृष्ण, कृष्ण ने, संजगान यानी मारा, कृष्ण ने किसको मारा। तो आया था कि वाक्य का पहला और दूसरा शब्द मिलकर उत्तर हो जाएगा उसमें, पहले में तो पहले और दूसरे में क्या है कंसम, तो कृष्ण कंसम संजगान, उत्तर हो जाएगा इसका। कृष्ण है कंसम संजगान। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। अब संजगान आठवां जो प्रश्न है वो देखो, इसमें व्याकरण से संबंधित है, इसमें व्याकरणात्मक पूछ रहा भाई, प्रत्यय पूछ रहा है इसमें कि प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग तो उपसर्ग अलग करो, धातु तो धातु को अलग बताइए। तो इसमें संजगान इत्यत्र कै उपसर्ग है, संजगान इत्यत्र कह उपसर्ग है। संजगान इत्यत्र कह उपसर्ग है। अभी जो संजगान पद है इसमें आपको उपसर्ग चुनना है। अगर इससे पहले उपसर्ग है तो उपसर्ग बता दो, प्रत्यय तो प्रत्यय बताना, धातु धातु बताना है। तो संजगान में देखो उपसर्ग है सम, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द या धातु के पूर्व में किया जाता है, प्रत्यय का बाद में। तो इसमें सम प्लस जघान यह आ जाएगा बराबर सम उपसर्ग, बराबर सम उपसर्ग आ जाएगा इसमें।
तो इसमें उपसर्ग हुआ सम, सम उपसर्ग। स्पष्टम। ये आपके सामने 8 प्रश्न इसमें हल होते हैं। इस तरह आपको ये प्रश्नोत्तर हल करवाए जाते हैं। अपना लेसन 5 पूरा होता है। अब इसमें कुछ यहाँ देखो वाक्य आए हैं जिनको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है और उनको याद भी करना है। इन वाक्यों को आप कैसे याद करोगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें कुछ वाच्य से संबंधित प्रश्न हैं। आपको इस पाठ के अंत में कुछ वाच्य से संबंधित प्रश्न हल करवा रहा हूँ। वाच्य का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस, और ये 2 प्रकार की होती है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव का मतलब कर्तरी होता है, पैसिव का मतलब कर्म होता है। इसमें व्याकरणात्मक प्रश्न है, व्याकरणात्मक प्रश्न है, पाठ के संबंधित व्याकरण आपको बता रहा हूं, और वाच्य है। इसमें ये जो वाच्य है इसके मूल रूप से तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, दूसरा है इसमें कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य को तो कर्म में, कर्म को कर्तृ में इसमें बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? वो इसके नियम होते हैं। कर्तृवाच्य का अगर कोई सेंटेंस होता है तो देखो कर्तृवाच्य में क्या क्या होता है? कर्ता, वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। कर्ता में, कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। क्रिया जो है कर्ता अनुसार परस्मैय पद की लगाई जाती है, परस्मैय पद धातु की। ठीक है। इसके बाद अगर यही सेंटेंस कर्मवाच्य में आए, कर्मवाच्य में बदलना हो, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए इसी को क्या करते हैं? ये जो कर्ता है कर्मवाच्य कर्ता में आ जाती है तृतीय विभक्ति। कौन सी जाती है? तृतीय विभक्ति। कर्म में प्रथमा विभक्ति। ये जो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार, कर्मानुसार आत्मनेपद धातु की लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं तो भाववाच्य में कर्ता और क्रिया ही होती है, इसमें कर्म नहीं होता है। तो वही कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद की लगाते हैं। किसकी लगाते? क्रिया केवल प्रथम पुरुष में एक वचन की और आत्मनेपद की लगाते हैं। चाहे कर्ता बहुवचन होगा तो भी क्रिया एक वचन की ही वहां आएगी, प्रथम पुरुष की ही आएगी। कर्म इसमें होता नहीं है, कर्म इसमें प्रदान नहीं होता है। तो ये वाच्य के 3 रूप हैं। 3 रूपों कैसे बदलते हैं वो समझ लो। वाच्य जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, VOICE, VOICE, वॉइस। वॉइस यानी होता है वाच्य। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में वाक्य में ये 3 चीज तो मुख्य रूप से होती कर्ता, कर्म, क्रिया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वो प्रथमा विभक्ति का होता है, यानी कर्ता के प्रथम पुरुष को प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वचन के अनुसार। जैसे एक वचन है एकवचन की, द्विवचन द्विवचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की आएगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं वचन के अनुसार। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगाएंगे, कर्ता द्विवचन द्विवचन की, बहुवचन है तो बहुवचन ही। कर्ता के अनुसार परस्मय पद धातु के लगा, धातु के दो पद होते हैं, परस्मय पद आत्मनेय पद, और दोनों रूपों में होते हैं उभय पद कराते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही पद होते हैं, परस्मय और आत्मनेय पद। अगर ये सेंटेंस कर्तृवाच्य का कोई सेंटेंस हो और हम उसे कर्मवाच्य में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, उसके लिए भी उसका नियम अलग से है। यानी इसका उल्टा हो जाएगा, वहां कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति आ जाएगी वचन के अनुसार। कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्रिया जो है कर्म के अनुसार, यानी क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, कर्म अनुसार आत्मनेय पद धातु के लगाते हैं। ठीक है। अगर भाववाच्य में बदलना हो तो भाववाच्य में देखो कर्म प्रदान नहीं होता है, भाव में कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता और क्रिया का भाव ही मालूम हो, जब भी तो भाववाच्य पड़ा इसका नाम। कर्म नहीं होता, वहाँ कर्ता और क्रिया ही होती है। कर्ता में तृतीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करते हैं, वो वचन के अनुसार तो आ जाएगा जैसा भी है। क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेय धातु के लगाते हैं, क्रिया में केवल प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेय पद धातु का प्रयोग किया जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों, ये नियम है। इस नियम से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, कर्तृवाच्य कि राम है पुस्तकम पठति। यहाँ ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। इसमें राम है पुस्तकम पठति, तो राम है विसर्ग लगा दो, या द्विवचन का जाएगा। राम है पुस्तकम पठति, यहाँ जो कर्ता है राम है, यानी पुस्तक कर्म उसका पढ़ रहा है, उसकी क्रिया हो गई। यानी राम क्या क्रिया कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो राम कर्ता हो गया, पुस्तक उसका कर्म है, क्रिया उसकी पढ़ती है। तो राम में क्या आ गया, देखो राम है, एक ही राम, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ गया। पुस्तकम द्वितीय विभक्ति आ गई कर्म में, और पढ़ती है क्रिया कर्ता अनुसार परस्मय पद की। ठीक है, परस्मय पद के आगे ना, अगर इसी सेंटेंस को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, कर्मवाच्य में, तो देखो इसमें कर्ता में राम है, एक वचन का रहा है, प्रथमा में राम है, तो तृतीया में राम है, रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण आ जाएगा एक वचन, क्योंकि प्रथमा में एक वचन है ना। ध्यान रखना वचन चेंज नहीं होता है, कर्तृ और कर्म दोनों में केवल विभक्तियां ही चेंज होती है। तो तृतीया में जाएगा रामेण। पुस्तकम द्वितीय का एक वचन है, प्रथमा में पुस्तकम ही आएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप है वो प्रथमा और द्वितीय में समान रूप से चलते हैं। तो रामेण पुस्तकम। अब जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार, कर्म में तो एक वचन है ना, लेकिन आत्मनेय पद की आएगी, इसमें जो साधारण पढ़ती पढ़ते हैं वहाँ पठ्यते धातु के अन्य में ये जोड़ देते हैं, और अंतिम पद में गुणादेश करते हैं, ई का ए हो जाता है। तो राम है पठ धातु से पठयते, रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ देखो तृतीय विभक्ति आ गई, यहाँ जो है प्रथमा विभक्ति है, और यहाँ क्रिया जो है कर्मानुसार है आत्मनेय पद की। ठीक है, इस प्रकार ये कर्मवाच्य का हो गया, ये कर्तृवाच्य होगा। अगर इसमें ये कर्म नहीं हो, राम पढ़ता है, पुस्तक कर्म प्रदान नहीं हो, तो भाववाच्य में उसका बन जाएगा रामेण पठ्यते।
स्पष्ट हम। तो आज आपको ये जो 2 उदाहरण समझाए, ये आगे का लेक्चर जो आएगा, क्लास लगेगी तो व्याकरण का जब चैप्टर अपन चलाएंगे उसमें आपको विस्तार से और समझा देंगे। तो आज अपन पार्ट 5 तक बुक्स में पूरे कर लिए, तो उनके शेष दोनों पहेलियों का और प्रश्नोत्तर, और ये दोनों जो आपको वाच्य से संबंधित लिखाया गया है, वाच्य की जो डायग्राम बनाया गया है, 2 उदाहरण आपके सामने जो हल करे हैं, ये दोनों उदाहरण आप याद करोगे। अब आप अपनी नोटबुक में गृह कार्य नोट करिए। पार्ट 5 के शेष 2 पहेलियों का हिंदी अर्थ व प्रश्नोत्तर हल करो व वाच्य याद करो। ठीक है, पार्ट 5 की शेष 2 पहेलियों का हिंदी अर्थ 9वीं 10वीं का और प्रश्नोत्तर हल करने हैं। ये वाच्य का जो तरीका मैं हल करना बताया वो आपको ऐसे ही याद करना है कि वाच्य कितने भेद होते हैं, कर्तृवाच्य में क्या, कर्ता में कौन सी आती है, कर्म में कौन सी आती है, क्रिया कैसे होती है, कर्मवाच्य में कैसे होता है, भाववाच्य में किस प्रकार से करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।